नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पूर्णांक भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूर्णांकों की क्रमबद्धता का प्रयोग कर यह जानेंगे कि कौन से पूर्णांक छोटे होते हैं व कौन से बड़े, और कौन से पूर्णांक पहले लिखे जाते हैं व कौन से बाद में। इसके बाद हम पूर्णांकों के विशुद्ध मान निकालना सीखेंगे और अंतिम में हम यह भी सीखेंगे कि पूर्णांकों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूर्णांकों की क्रमबद्धता के बारे में जानें। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार शून्य से बाईं तरफ छोटी संख्याएं लिखी जाती हैं और शून्य से दाएं तरफ बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार संख्या रेखा पर अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 व 3 में कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी, तो हम देख सकते हैं कि 3 -5 के दाहिने तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि 3 -5 से बड़ी संख्या है। ठीक इसी तरह हम देख सकते हैं कि -5 3 से बाईं तरफ है, तो हम कहेंगे कि -5 छोटी संख्या है। तो इनके बीच यह दर्शाने के लिए कि 3 बड़ी संख्या है, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह को हम मगरमच्छ का चेहरा कह सकते हैं, जिसका मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुला रहता है व छोटी संख्या की तरफ बंद रहता है। इसका मतलब वह बड़ी संख्या ही खाएगा हमेशा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पूछूं 15 व 13 में कौन सा पूर्णांक बड़ा है व कौन सा छोटा, तो क्या करेंगे? जी हाँ, फिर से संख्या रेखा का प्रयोग कर हम देख सकते हैं कि जो 15 है वह 13 के दाहिने तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि 15 13 से बड़ा है और हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम पूर्णांकों की परवर्ती एवं पूर्ववर्ती निकालना सीखें। संख्या रेखा पर पूर्णांकों से एक कदम बाएं तरफ चलने पर जो हमें पूर्णांक ज्ञात होता है उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, और ठीक इसी प्रकार एक कदम दाएं तरफ बढ़ने पर जो पूर्णांक हमें ज्ञात होता है उसे हम परवर्ती कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि अगर मैं पूछूं कि 18 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती पूर्णांक कौन से होते हैं, तो देख सकते हैं 18 से अगर हम एक कदम बाएं की तरफ बढ़े तो हमें पूर्ववर्ती मिलेगा। तो एक कदम बाएं की तरफ बढ़ने पर हमें 17 ज्ञात होगा, तो हम कह सकते हैं 17 18 का पूर्ववर्ती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 18 से एक कदम दाएं की तरफ बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि 18 से एक कदम दाहिने की तरफ बढ़ने पर हमें 19 ज्ञात होगा, तो हम कह सकते हैं 18 का 19 परवर्ती है। आइए अब हम विशुद्ध मान या फिर कहें तो परम मान या हम कह सकते हैं निरपेक्ष मान के बारे में जानें। संख्या रेखा पर किसी भी दो संख्याओं के बीच जो दूरी होती है उसे हम एक मात्रक कहते हैं, और इसी का प्रयोग कर हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करते हैं। अगर मैं पूछूं कि +4 शून्य से कितने दूरी पर है, तो हम देख सकते हैं कि इसकी दूरी 4 मात्रक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पूछूं -4 शून्य से कितने दूरी पर है, तो हम देख सकते हैं इसकी भी दूरी शून्य से 4 मात्रक है। तो हम यह कह सकते हैं कि शून्य से -4 की दूरी और शून्य से +4 की दूरी दोनों आपस में बराबर है। एक धनात्मक पूर्णांक या एक ऋणात्मक पूर्णांक के चिन्हों को अगर हटा दिया जाए, उसके बाद जो हमें पूर्णांक ज्ञात होता है उसी पूर्णांक को हम विशुद्ध मान कहते हैं, या फिर हम कहें तो उसे ही हम परम मान कहते हैं, या इसी को हम निरपेक्ष मान के भी नाम से जानते हैं। इस मान को संकेत में दर्शाने के लिए दिए हुए पूर्णांक को पहले हम दो लकीरों के बीच में लिख लेंगे। इसके बाद अगले पल में हम दोनों लकीरों को व इनके चिन्हों को हटाकर लिख लेंगे। इसके बाद जो हमें पूर्णांक ज्ञात होगा विशुद्ध मान अर्थात परम मान या फिर कहें तो निरपेक्ष मान है। आप यहाँ देख सकते हैं कि धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का जो विशुद्ध मान है वह एक धनात्मक पूर्णांक ही है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, -8 का विशुद्ध मान कितना होता है? इसका उत्तर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसका मान ज्ञात करिए। तो आइए अब हम पूर्णांकों के योग के बारे में सीखें। इसे हम सीढ़ियों के खेल से सीखेंगे। सीढ़ियों से ऊपर के बढ़ते वक्त हम धनात्मक पूर्णांकों को लिख लेंगे, तो हम सबसे पहले शून्य व बाकी धनात्मक पूर्णांकों को लिख लेते हैं। अब हम बाएं तरफ नीचे उतरते वक्त हम ऋणात्मक पूर्णांकों को लिख लेंगे, तो हमने ऋणात्मक पूर्णांकों को लिख लिया। तो इस प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक व धनात्मक पूर्णांक
दोनों को ही मदद से हमने सीढ़ियों पे पूर्णांकों को दर्शा लिया। अब हम उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 जोड़ 5 लेते हैं। तो अब इसे समझने के लिए हम चिंकी को बुलाएंगे। तो यह लीजिए, चिंकी आ गई। सबसे पहला जो हमारा पूर्णांक है वह है 3। तो हम सबसे पहले शून्य से 3 पे चल जाएंगे। तो चिंकी चली 3 पे। अब हमें जोड़ना है, मगर कितना? तो हमें 5 जोड़ना है, और 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम धनात्मक पूर्णांकों की तरफ 5 कदम बढ़ जाएंगे। तो 5 कदम पूर्णांकों की तरफ बढ़ने पर हमें जो संख्या ज्ञात होगी वह होगी 8। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 3 जोड़ 5 का उत्तर होगा 8। तो आइए अब हम ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना देखें। तो अब यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए मैंने उदाहरण के लिए -2 जोड़ -4 लिया है। तो सबसे पहले रिंकी आएगी शून्य पर। उसके बाद सबसे पहला जो ऋणात्मक पूर्णांक है वह है -2। तो हम कहाँ आएंगे? जी हाँ, -2 पर। उसके बाद हमें जोड़ना है कितना? तो हमें -4 जोड़ना है। तो -4 जोड़ने के लिए हम 4 कदम ऋणात्मक पूर्णांकों की तरफ बढ़ेंगे। तो 4 कदम ऋणात्मक पूर्णांकों की तरफ बढ़ते वक्त हम आएंगे -6 पर। तो हम कह सकते हैं कि -2 जोड़ -4 का उत्तर -6 होगा। था ना बड़ा ही मजेदार खेल? आइए अब आप मुझे यह बताइएगा कि -2 जोड़ 5 का उत्तर कितना होगा, और यह उत्तर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपको याद होगा, विशुद्ध मान बताने के बाद मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि -8 का विशुद्ध मान कितना होगा। अगर आपका उत्तर -8 का विशुद्ध मान 8 है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि पूर्णांकों में हम किस प्रकार यह पता लगाते हैं कि कौन सा पूर्णांक छोटा है व कौन सा बड़ा। इसके बाद हमने यह भी सीखा कि पूर्णांकों के चिन्ह को अगर हम हटा दें तो जो हमें पूर्ण संख्या ज्ञात होता है उसे ही हम विशुद्ध मान कहते हैं। और अंतिम में हमने यह भी सीखा कि पूर्णांकों का योग किस प्रकार करते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले पूर्णांकों के योग के बारे में सीखेंगे और इनके नियम बनाएंगे। इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि पूर्णांकों का योग हम संख्या रेखा पर किस प्रकार करते हैं, और अंतिम में हम योज्य तत्समक के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।